गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। आई एम अर्चना आर्ची। तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेज का नोट्स, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मेथड की। तो इकोनॉमिक्स मेथड में बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम जब होते हैं उसमें पूछे जाते हैं या फिर आपके असाइनमेंट में पूछे जाते हैं। तो उन सब का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे किया है आज। तो धीरे धीरे एक एक करके इकोनॉमिक्स के नोट्स ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। कल हमने ब्लूम अनुदेशात्मक उद्देश्य की अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं पढ़ी थी, और आज हम अब आगे पढ़ेंगे अनुदेशात्मक उद्देश्य के बारे में। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग। अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार हैं उसे लिखें। हाँ, क्योंकि कल हमने इसके अर्थ, परिभाषा और विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और इसके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य के कितने प्रकार हैं उसे लिखें। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के मतलब टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव राइट डाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अब देखिए उत्तर। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। यहाँ पर एक्चुअली ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में इन्होंने पूछा है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव कितने प्रकार के हैं। सवाल ये है। ठीक है। तो अब देखिए ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण। टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाय ब्लूम इन हिंदी। शैक्षिक उद्देश्यों का सबसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों के द्वारा 1956 में किया गया। मतलब जो ये शैक्षिक उद्देश्य हैं, ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, इनका सबसे अच्छा वर्गीकरण, मतलब वैज्ञानिक ढंग से, आधुनिक और वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों द्वारा 1956 में किया गया। ब्लूम के इस वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नाम याद रख लीजिएगा। ब्लूम के इस वर्गीकरण को टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के नाम से जाना जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत समस्त शैक्षिक उद्देश्यों का मानकीकरण कर दिया गया है, जिसमें विश्व के सभी देशों में इसको व्यापक रूप से मान्यता मिली और इनसे समस्त शिक्षकों, परीक्षकों तथा शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के बीच संप्रेषण संक्षिप्त, शुद्ध एवं सरल ढंग से संपन्न हो सकता है। मतलब शिक्षा से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के बीच संप्रेषण का ये बहुत अच्छा माध्यम है और सरल ढंग से ये संपन्न हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण मानव व्यक्तित्व के 3 पक्षों के आधार पर विभाजन किया गया है। मतलब जो ब्लूम, बेंजामिन एस ब्लूम ने जो अपने शैक्षिक उद्देश्य बताए हैं, इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है। ब्लूम तथा उनके साथियों द्वारा दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों का यह त्रिआयामी विभाजन ब्लूम वर्गीकरण, इसे ब्लूम वर्गीकरण कहा जाता है। यह विभाजन शिक्षा के क्षेत्र में आज भी बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है। ब्लूम की पाठ्य योजना उद्देश्यों पर आधारित है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। अब ये उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं आप देख सकते हैं। बालक के व्यक्तित्व का विकास 3 सीखने के क्षेत्रों में होता है। मतलब जो लर्निंग डोमेन है, तो बालक में व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनालिटी का जो डेवलपमेंट होता है वह 3 सीखने के क्षेत्रों में होता है। मतलब लर्निंग डोमेन 3 है। आप आगे देखिए। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन। ठीक है, तो इन 3 के ही आधार पर ब्लूम टेक्सोनॉमी आधारित है, जो कि जिसे बच्चों
पर रख के मतलब इसको वर्गीकरण किया गया कि बच्चे किस तरह से सीखते हैं, उनका लर्निंग डोमेन कैसा है। तो आप पहला है ज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा है भावात्मक पक्ष, तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष। अब आगे देखते हैं। बालक के व्यवहार में परिवर्तन और विकास व्यक्तित्व के इन्हीं 3 पक्षों में होता है। इसी को आधार मानकर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। अब हम देखते हैं, अब हम एक एक करके तीनों देखते जाएंगे, जैसे कि ज्ञानात्मक, भावात्मक जो और मनोक्रियात्मक, ये जो तीन भाग में इन्हें विभाजित किया गया है। तो हम एक एक करके देखते जाएंगे। पहला है हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्याभिमान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। ब्लूम ने मानसिक प्रक्रियाओं की जटिलता और क्रम के अनुसार ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। यह पक्ष सूचनाओं तथा तथ्यों और ज्ञान को ग्रहण करने से संबंधित है। इस पक्ष के अंतर्गत आने वाले उद्देश्य ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान और बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए इन 6 स्तरों को पार करना जरूरी है। मतलब जो कॉग्निटिव डोमेन है, तो ज्ञानात्मक पक्ष है, इसमें जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, जो बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जाएगा वह उससे संबंधित है। और इस पक्ष के अंतर्गत आने वाले उद्देश्य मतलब ज्ञान के पुनः स्मरण से संबंधित है। मतलब ज्ञान, बच्चे को जो इतना भी ज्ञान है उसको पुनः स्मरण भी कराना है, उसको उससे आगे का ज्ञान भी देना है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास भी करना है। और इन बौद्धिक क्षमताओं के विकास के लिए 6 स्तरों को पार करना जरूरी है। मतलब ज्ञानात्मक पक्ष के पहला तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 चरण हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोवैज्ञानिक, मनोक्रियात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोक्रियात्मक। और उसमें भी ज्ञानात्मक पक्ष के अब कितने स्तर हैं? तो 6 स्तर हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर हैं। पहला है ज्ञान, जिसे हम कहते हैं नॉलेज। ज्ञान उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित का ज्ञान सम्मिलित है। मतलब ये हम ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में ये हम लोग पहला स्तर पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ज्ञानात्मक पक्ष के जो स्तर हैं, जो आपके कॉग्निटिव डोमेन के जो स्तर हैं, वो 6 हैं टोटल। तो पहला है उसमें ज्ञान या नॉलेज। ज्ञान उद्देश्य ज्ञानात्मक स्तर का निम्नतम उद्देश्य है। ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित का ज्ञान सम्मिलित है। विशिष्ट तत्वों का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, तीसरा है असंबंधित तथ्यों का ज्ञान, चौथा है संकेतों का ज्ञान, पांचवा है परंपराओं का ज्ञान, छठा है प्रवृत्तियों तथा क्रम का ज्ञान, सातवां है कसौटी या मापदंड का ज्ञान, विधियों का ज्ञान, नवा है श्रेणियों एवं वर्गीकरण का ज्ञान, नियमों और सिद्धांतों का ज्ञान। दूसरा है अवबोध, इसका अंडरस्टैंडिंग। मतलब ज्ञानात्मक पक्ष का जो दूसरा स्तर है, पहला स्तर तो ज्ञान हो गया, दूसरा स्तर है अवबोध यानी कि अंडरस्टैंडिंग। अवबोध ज्ञान से उच्च स्तर का उद्देश्य है। अवबोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ विकसित होना। अवबोध का अर्थ होता है नवीन ज्ञान के प्रति समझ का विकसित होना। मतलब जो भी बच्चे को एक तो जो बच्चा होता है, जो छात्र होते हैं, वो विषय से संबंधित कुछ ना कुछ चीज़ें वो पहले से जान रहे होते हैं, उन्हें पूर्व ज्ञान होता है। लेकिन विषय के गहराई से अध्ययन के लिए उनका मतलब नवीन मतलब नए उस विषय से संबंधित नई बातें बतानी आवश्यक होती हैं, ताकि उनकी विषय के प्रति समझ विकसित हो सके। इसे अर्थग्रहण के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। अवबोध उद्देश्य की संप्राप्ति पर विद्यार्थी अनुवाद, वेरिफिकेशन और व्याख्या 3 प्रकार की क्रिया करता है। मतलब जब बच्चे में इतना समझ आ जाता है, उसे ज्ञान के प्रति जब ये समझ आ जाती है, तब वह खुद से ही
जब वो नवीन ज्ञान ग्रहण करता है तो खुद से अनुवाद करता है और खुद से ही व्याख्या करता है। इस प्रकार की वह क्रियाएँ करता है। हम आगे बढ़ेंगे। तीसरा है इसमें ज्ञानात्मक पक्ष का तीसरा स्तर है अनुप्रयोग, इसे इंग्लिश में कहेंगे एप्लीकेशन। इस स्तर पर विद्यार्थी सीखे गए ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों में समस्या के समाधान के लिए करता है। नियम, प्रणालियों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग कर सकने की योग्यता इसमें सम्मिलित की जा सकती है। ठीक है। चौथा है विश्लेषण। ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर जो हैं उसका चौथा स्तर है, ज्ञानात्मक पक्ष का चौथा स्तर है विश्लेषण या एनालिसिस। इस स्तर पर विद्यार्थी किसी पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसमें निर्मित करने वाले तत्वों में विभाजित करता है और उनमें परस्पर संबंध स्थापित करता है। इस क्रिया द्वारा विषय वस्तु की संगठनात्मक संरचना के स्वरूप को समझा जा सकता है। मतलब छात्र इस स्टेज पे होता है कि वह तत्वों का परस्पर संबंध स्थापित कर सकता है। मतलब आप जब भी उसे एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हों तो वो कोरिलेट कर सकता है उसको बाहर की दुनिया से या फिर बाहर की चीज़ों से या फिर अन्य सब्जेक्ट से या फिर अन्य विषयों से, उसको वो कोरिलेट करके उसको समझने का प्रयास करता है। ठीक है। पांचवा है संश्लेषण या सिंथेसिस। ज्ञानात्मक पक्ष का पांचवा स्तर है संश्लेषण। संश्लेषण उस क्षमता की ओर संकेत करता है जिसमें विषय सामग्री के विभिन्न अंगों को नई समग्रता के साथ संयोजित किया जा सके। इसके स्तर पर विद्यार्थी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए विश्लेषण किए गए तत्वों को एकत्रित करके अपनी सृजनात्मक क्षमताओं का उपयोग करते हुए एक नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। मतलब कि संश्लेषण वह स्थिति होती है जब बच्चे अपनी पुराने ज्ञान को, मतलब जो उनका पूर्व ज्ञान है उसके साथ जब उनको नया ज्ञान मिलता है, जब वो नवीन शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सबको वो मिला करके उनका विश्लेषण करके उन सभी तत्वों को एकत्रित करके अपनी सृजनात्मक क्षमता का उपयोग करते हैं और एक नवीन वस्तु का निर्माण करते हैं। इसका उदाहरण देखिए, जैसे विद्यार्थियों द्वारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग न लेने की समस्या पर परिकल्पना का निर्माण करना, या परिकल्पना का निर्माण करने से तात्पर्य है कि नवीन समस्या समाधान हेतु परिकल्पना का निर्माण, मतलब हाइपोथेसिस बनाना, बच्चे को इस तरह की समस्या देना कि वो उसको कैसे वो हैंडल करेंगे, उससे कैसे वो निकलेंगे। उनको छोटे छोटे पॉइंट्स में ये हाइपोथेसिस बनाकर दी जाती है। ठीक है। छठा है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। मूल्यांकन पठन सामग्री की उपयोगिता के परीक्षण करने की क्षमता से संबंधित है। यह परीक्षण निश्चित मापदंडों पर आधारित होना चाहिए। यह ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च स्तर है। इस स्तर पर व्यक्ति विभिन्न विचारों, नियमों, विधियों, सिद्धांतों आदि की आलोचनात्मक व्याख्या कर सकता है और इनके संबंध में मात्रात्मक तथा गुणात्मक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जैसे पाठ्यक्रम में जीवन कौशल विषय को सम्मिलित करने पर अपनी विवेचनात्मक टिप्पणी उदाहरण सहित प्रस्तुत कर सके। ठीक है। अब इस तरह से हमने 6 चरणों को देखा, 6 स्तरों को देखा। ज्ञानात्मक पक्ष के 6 स्तर कौन कौन से हो गए आप फिर से एक बार देख लीजिए। पहला है ज्ञान, दूसरा है अवबोध, तीसरा है अनुप्रयोग, चौथा है विश्लेषण, पांचवा है संश्लेषण और छठा है मूल्यांकन। मतलब इसमें बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है कि किस प्रकार कितनी चीज़ें वो समझ पाया है, कितनी चीज़ें वो नहीं समझ पाया, कितना उसमें कितनी क्षमताओं का विकास हुआ है, कितनी क्षमताओं का विकास नहीं हुआ है। अब हम दूसरा देखते हैं। ये हम देख रहे थे ज्ञानात्मक पक्ष। अब हम देखेंगे भावात्मक पक्ष के स्तर, अफेक्टिव डोमेन। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी ने दूसरा डोमेन जो बताया था वो बताया था भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन। तो इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से है। मतलब पहला जो ज्ञानात्मक पक्ष था उसमें बच्चे की बौद्धिक क्षमता का उसमें था, उसे उसमें विभाजित किया गया था। और अब भावात्मक पक्ष में है कि बालक की रुचि, बालक की वृत्ति, मतलब बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, बच्चे की
अभिवृत्ति क्या है, उसकी भावनाएं, उसकी फीलिंग क्या है, उसकी संवेदनाएं तथा उसके मूल्यों से है। वो मतलब मूल्य मतलब वो किस बिहेवियर का बच्चा है, उसमें नैतिक मूल्य कितना है। तो भावात्मक पक्ष मुख्यतः बालक की अभिरुचि, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। मतलब आप जब भावात्मक पक्ष के बारे में बात करते हैं तो आप ये चीज़ अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि ये एटीट्यूड और एप्टीट्यूड से जुड़ा हुआ है, अभिरुचि और अभिवृत्ति से जुड़ा हुआ है। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को स्तर के अनुसार 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। मतलब भावात्मक पक्ष के स्तर को भी 6 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है अभिग्रहण करना। भावात्मक पक्ष के स्तर का जो पहला स्तर है वह है अभिग्रहण करना, यानी कि रिसीविंग। यह भावात्मक पक्ष का प्रथम और निम्नतम स्तर है। सीखने वाले को उस सामग्री विषय वस्तु को ग्रहण करने के प्रति संवेदनशील बनाना है। मतलब बच्चे को सीखने के प्रति संवेदनशील बनाना है, अर्थात वह सीखने के लिए इच्छुक होना चाहिए। जैसे प्रदूषण के प्रभाव को जानने का इच्छुक होना, या फिर किसी भी समस्या के समाधान के लिए वो इच्छुक होना। आगे देखते हैं, दूसरा है, पहला तो हो गया अभिग्रहण करना। भावात्मक पक्ष का पहला स्तर है अभिग्रहण करना। भावात्मक पक्ष का दूसरा स्तर है अनुक्रिया करना। इसमें विद्यार्थी क्रिया पर केवल ध्यान ही नहीं देता, बल्कि नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी करता है। मतलब बच्चा सिर्फ क्रिया पर ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि वह नवीन ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया भी कर रहा है। मतलब वो नवीन ज्ञान पाना भी चाहता है, वह खुद से सीखने को इच्छुक है। इस उद्देश्य की प्राप्ति पर विद्यार्थी क्रिया में पूर्ण रूप से संलग्न हो जाता है और अपनी संतुष्टि के कार्य करता है। जैसे विज्ञान की विभिन्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं में वह स्वयं को व्यस्त करता है। मतलब बच्चा खुद मोटिवेटेड है, खुद से काम करने को इच्छुक है, वह खुद से उन्हें नवीन सूचनाएं एकत्र करने को इच्छुक हो जाता है। ठीक है, तीसरा स्तर है, अब देख रहे हैं यहाँ पे, हाँ, भावात्मक पक्ष का तीसरा स्तर है मूल्य आंकना। उद्देश्यों का यह वर्ग व्यक्ति के विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। उद्देश्यों का यह वर्ग मतलब यह जो मूल्य आंकना है, यह व्यक्ति के विश्वासों एवं अभिवृत्तियों पर आधारित है। इसका संबंध मूल्यों के प्रति स्वीकृति व आस्था से है। इसके 3 स्तर हैं, मूल्यों को ग्रहण करना, मूल्यों के लिए वरीयता, मूल्यों के लिए वचनबद्धता। इसका चौथा स्तर है, भावात्मक पक्ष का चौथा स्तर है मूल्यों का संधारण। निरंतरता और स्थायित्व मूल्य का आवश्यक अंग है। इस पर व्यक्ति पुराने मूल्यों एवं नवीन मूल्यों में संबंध को पहचानता है। यह विश्लेषण, विभेदीकरण तथा समानीकरण द्वारा विभिन्न मूल्यों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। ठीक है, वो बच्चा तुलनात्मक अध्ययन या फिर तुलनात्मक मूल्यांकन करने की स्थिति में आ जाता है इस चरण तक। ठीक है, पांचवा है, भावात्मक पक्ष का पांचवा स्तर है मूल्य पद्धति का संगठन। भावात्मक पक्ष का पांचवा स्तर है मूल्य पद्धति का संगठन। इस स्तर पर मूल्यों की एक प्रणाली का निर्माण होता है। व्यक्ति में मूल्यों के प्रति, यहाँ पे मूल्यों का आश्रय वैल्यूज़ के बारे में कहा गया है, जो नैतिक वैल्यूज़ मतलब जो नैतिक गुण बच्चों में होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो व्यक्ति में मूल्यों के प्रति अंतर्द्वंद्व समाप्त होता है और मूल्यों में अंतर संबंध सामंजस्य स्थापित करता है। भावात्मक पक्ष का छठा स्तर है चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का छठा स्तर है चरित्रीकरण, मतलब बच्चे के चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, तो यह भावात्मक स्तर के उद्देश्यों के वर्गीकरण में उच्चतम स्थान रखता है। इस स्तर पर मूल्यों को व्यक्ति पूर्ण रूप से ग्रहण कर चुका होता है। मतलब वो वैल्यूज़ को जान चुका होता है, उन्हें ग्रहण कर चुका होता है, नैतिक गुण उसमें आ चुके होते हैं और उसका व्यवहार उसी के अनुरूप नियंत्रित होता है। जैसे किसी कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करने का दृढ़ आत्मविश्वास, और फिर उसमें अपने मतलब वो खुद में इतना विश्वास रखता है कि वो कठिन से कठिन कार्य में भी सफलता प्राप्त करेगा। उसमें इस तरह का व्यवहार बच्चे का बदल चुका होता है। भावात्मक पक्ष का
विकास जब होगा तो ये 6 चरण में उसका विकास होगा, ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार कहा गया है। तीसरा है मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर। ब्लूम टैक्सोनॉमी का तीसरा चरण था मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर, साइकोमोटर डोमेन। इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशल से है। इसमें विभिन्न अंगों और मांसपेशियों की गतियों को किसी विशेष कार्य को करने हेतु विशेष प्रतिमान में संगठित अथवा प्रशिक्षित किया जाता है। मतलब साइकोमोटर डोमेन वो आपका जो भी गतिक कार्य है, दौड़ना, चलना, भागना या फिर खेल कूद से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं वह उससे साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत रखा गया है। अब मनोगत्यात्मक पक्ष को भी 6 वर्गों में बांटा गया है। देखिए, पहला है उत्तेजना। मतलब जो भी ब्लूम टैक्सोनॉमी ने जो 3 चरण बताए हैं उन सभी 3 चरणों को 6 भागों में बांटा गया है, 6 वर्गों में बांटा गया है। तो मनोगत्यात्मक पक्ष को 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला है उत्तेजना। यह क्रियात्मक स्तर का प्रथम स्तर है। इसमें वस्तु, कार्य या क्रिया के प्रति उत्तेजना या किसी क्रिया का अनुकरण करना होता है। ठीक है। दूसरा है कार्य करना। उपयुक्त क्रिया का चुनाव, गत्यात्मक क्रियाओं को करना, मांसपेशीय गतियों में विभेदन इत्यादि क्रियाएं, मतलब जो भी खेल कूद से संबंधित कार्य हुए। तीसरा है नियंत्रण। किसी गत्यात्मक कौशल से संबंधित क्रियाओं पर नियंत्रित करना। इसका 4th देखिएगा, सामंजस्य। विभिन्न क्रियाओं के संपादन में स्वाभाविकता आना। जो साइकोमोटर डोमेन है इसका 5वां आपका आ जाएगा, 5वां स्तर है आदत निर्माण, मतलब व्यवहार निर्माण आप इसको कह सकते हैं। क्रियात्मक पक्ष के विकास का यह शीर्षस्थ स्तर है। इस स्तर की प्राप्ति पर छात्र में यह व्यवहार विकसित होते हैं। कार्य की स्वचालित शैली का विकास, कम समय एवं कम शक्ति का व्यय करके कठिन कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादन करना और कार्य में निपुणता आती है, मतलब बच्चा खुद से सीख जाता है। जैसे मानचित्र बनाना, ग्राफ या रेखाचित्र बनाना। इस तरह से हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में आज जाना कि ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 चरण हैं और तीनों चरणों को, मतलब जो भी इसके 3 चरण ब्लूम ने बताए हैं उन सबको इसने 6 भागों में बांटा है। तो इस तरह से आप इसको याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।